करते हैं हमारे गवर्नर जनरल की सीरीज़ को। इस सीरीज़ से पहले हम पढ़ चुके हैं वॉरेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस वगैरह से आगे आने वाले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके बारे में, और साथ में रिलेट करते हैं उनके जो ऐतिहासिक काम थे वह जो पॉलिटिकल नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट थे, और सिस्टमेटिक वे से ईयर बाय ईयर इनको स्टडी करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक रहा, और इनका दोबारा कार्यकाल शुरू होगा 1805 में। इनके समय में होने वाले इम्पोर्टेंट कार्य जो काम थे वो दो इम्पोर्टेंट काम थे। 1793 में ही वो दोनों काम इम्पोर्टेंट हो जो काम थे वो हो जाते हैं। इन्होंने मेन इम्पोर्टेंट काम जो था, जो वारेन हेस्टिंग ने शुरू की गई थी फौजदारी अदालतें और व्यापारिक व्यापार को, जो वारेन हेस्टिंग के समय में जो बढ़ावा मिला था, इन्होंने उस काम को रोक दिया। इन्होंने उस काम को, फौजदारी अदालतों को ख़त्म कर दिया और व्यक्तिगत व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने 4 भ्रमण अदालतों की शुरुआत की, जो 3 बंगाल के अंदर थी, 3 बंगाल के अंदर थी और 1 बिहार के अंदर स्टार्ट की गई थी। इन्होंने जिला जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस थाना का उसको इंट्रोड्यूस किया। एक दरोगा वहाँ पर इंचार्ज के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो काम रहता है इनके कार्यकाल का, जो 1793 में शुरू किया गया था, कॉर्नवालिस कोड के नाम से जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कॉर्नवालिस कोड क्या थी। तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण था, पृथक्करण था, या फिर उनको निजीकरण था। तो शक्तियों का पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस कोर्स को जो शक्तियों का पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। 1793 में ही इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था स्थायी बंदोबस्त, जिसको बनाने वाले जॉन शोर थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्होंने बनाया था और किसके समय में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। वह जॉन शोर ने बनाया था। जॉन शोर के द्वारा बनाया गया 1793 में स्थायी बंदोबस्त, लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। अब ये भी आ जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की योजना क्या थी। ये स्थायी बंदोबस्त की योजना, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव क्या रहा। ये स्थायी बंदोबस्त योजना भू राजस्व की योजना थी, जिसमें जो टैक्स पर बेस थी। इसमें 90% जो टैक्स हुआ करता था वो कंपनी ले लिया करती थी। 10% जो टैक्स था वो जिम्मेदार ले लिया करते थे। किसान के पास कुछ भी नहीं बचता था। सीधा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक नया टर्म आ जाता है जमींदार। तो जमींदारों का जन्म, जो जमींदारों को जो शब्द है जमींदार, इस शब्द जमींदार शब्द को जन्म देने वाली जो प्रथा थी वो स्थायी बंदोबस्त थी। ये स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ, 1793 में शुरू हुआ। यह क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, यह बहुत ज़रूरी है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास व बनारस में इसको शुरू किया गया था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 5 प्रेसिडेंसी, यानी कि इन 5 एरियाओं के, इन 5 जो एरिए थे इनसे ही भारत कंप्लीट हो जाता है। और भारत के अंदर और भी अधिक एरिए थे और उन पे भी अलग अलग तरह की जो बंदोबस्त थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। उनके बारे में भी हम जानते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि अंग्रेजों के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नीति थी, अहस्तक्षेप की नीति जो थी, वो इंट्रोड्यूस की गई थी। वो किसके समय में इंट्रोड्यूस की गई थी और किसने इसको बनाया था। देखिए, ये जो नीति थी 1785 व 1797, 85 से लेकर 1797 तक के बीच में यह नीति स्थापित की गई थी। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था वो 1786 से लेकर 1793 तक का था। ये 85 में शुरू होती है और 97 में खत्म होती है। इनके जो 85 से शुरू होकर 97 में खत्म होती है। 85 97 के बीच का समय, कुछ समय कॉर्नवालिस का भी है और जॉन शोर का भी है। जॉन शोर का समय 1797 से लेकर 1798 का है, 97 तक ये चलती है। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है कि ये किसके समय में इंट्रोड्यूस की थी, तो पहली ऑप्शन जॉन शोर रहती है, दूसरा ऑप्शन कॉर्नवालिस रहता है। वैसे तो जॉन शोर ही रहता है, श्योर है, जॉन शोर ही इसका आंसर रहता है। और दूसरी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो मुख्य कार्य हुआ, नागरिक सेवा का, जिन्हें जनक जिसके जिसके जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, वो नागरिक सेवा थी। भारतीय नागरिक सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ इन 4 जगहों पर ही बंदोबस्त स्टार्ट करने से पूरे भारत कवर नहीं होता है। भारत में और भी स्थान थे और स्थानों पर भी कुछ बंदोबस्त, भूमि के बंदोबस्त शुरू किए गए थे। उनके बारे में जानते हैं वो क्या थे। देखिए, 1822 के अंदर मैकेंजी के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में, देखिए बंगाल के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में अगर हम बात को ड्रॉ करते हैं, तो जो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर बंगाल था, तो बंगाल के नॉर्थ वेस्ट हिस्से के अंदर
अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट हिस्से के अंदर यूपी पड़ता है, यानी कि यूपी प्रेसिडेंसी के अंदर जो यूपी था, यूपी के पार्ट पर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया गया, एक नई व्यवस्था को शुरुआत की गई जिसे महल वाली व्यवस्था कहा जाता है, जो कि गांव का समूह था, यानी कि जिसमें जैसे कॉर्नवालिस के अंदर जमींदार थे, यहाँ पर गांव थे, और गांव के अंदर मेन लीडर होता है मुखिया, यानी कि मुखिया को ही सब कुछ टैक्स को की जिम्मेवारी, मुखिया की ही जिम्मेवारी हुआ करती थी टैक्स की। तो जिम्मेवारी जिम्मेदारों की जगह पर यहाँ पर मुखिया इंट्रोड्यूस किया गया, मुखिया मुखिया प्रधान बना दिया गए टैक्स के लिए। तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई 1822 में मारवाड़ी व्यवस्था मेन जो रीजन कवर करेगी, यूपी का कवर करेगी। दक्षिण भारत के अंदर टॉमस मुनरो थे, वो 1820 से लेकर 1827 तक 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे, और इनके द्वारा शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो 30 साल लगभग 30 साल तक कंटिन्यू रही। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ना जमींदार थे ना मुखिया था, इनमें डायरेक्ट किसान के हाथों से ही जो टैक्स था वो ले लिया जाता था। और टैक्स यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ये बहुत लंबी व्यवस्था चलने का कारण ये था कि ये किसान को बहुत किश्तों में एक तरह से किसान को मारा जा रहा था। आप समझ ही नहीं पाएंगे, किसानों को लोन दिया जाता था उनसे खेती करवाने के नाम पर ही, उनसे खेती के लिए उनको मजबूर किया जाता था कि बंगाल का किसान सिर्फ पटसन को खेती करेगा, असम का चाय का, यूपी का गन्ने के लिए, पंजाब का गेहूं का, महाराष्ट्र और गुजरात के कपास का, और मद्रास का चावल के लिए खेती करेगा। अंग्रेजों ने पहचान लिया था कि कौन सी भूमि किस तरह की जमीन की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है, तो वहाँ पर उस तरह से ही कृषि को बढ़ावा दिया गया। और वहाँ से अगर फिर उसके बाद क्या होता था, उधार लेने वाला किसान जब उधार चुका नहीं पाता था तो उसकी भूमि के 25% के हिस्से पर नील की खेती करवाई जाती थी, और इस तरह से वो नील की खेती के लिए करने के लिए मजबूर हो जाता था, जिससे आगे जाकर चंपारण जो आंदोलन होगा वो गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। रैयतों का मतलब ही किसान होता है, रैयतों का मतलब किसान होता है, यानी कि जो किसानों के द्वारा व्यवस्था या बंदोबस्त किया जाएगा वो रैयतवाड़ी कहलाएगा, यानी कि रैयतों का बंदोबस्त ही रैयतवाड़ी कहलाता था, इसलिए इसका नाम रैयतवाड़ी रखा जाता था। रैयतवाड़ी में रैयत जो शब्द है वो किसान से संबंधित है। इसके बाद के गवर्नर लाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल रहता है वो 1758 से लेके 1805 तक रहता है। इन्होंने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया गया था। सहायक संधि में एक तरह से एक तरफ तो बीसीसीआई बीसीसीआई थी, एक तरह से वो जो वो रियासतें थी, वो राजा थे, वो नवाब थे, जो बीसीसीआई के साथ अपनी इस संधि को हाथ मिलाया करते थे, वो राजा थे। उन राजाओं के साथ अंग्रेजों क्या करते थे, उनको सिक्योरिटी दिया करते थे कि आपके ऊपर कोई बाहर से अटैक नहीं करेगा। एक तरह की इनको ये सिक्योरिटी दी, इस तरह की इस सिक्योरिटी के लिए इस कि आपके ऊपर कोई बाहर से अटैक नहीं करेगा, इसलिए आप एक अंदर एक हमारी सैनिक टुकड़ी को रखेंगे जो आपकी भारत जैसे युद्ध होगा तो उसकी मदद करेगी। आप इस सैनिक टुकड़ी पर पूरी तरह से खर्च करोगे, सब खर्चा इसको खाने का, पिलाने का, इसके रहने का सब खर्चा ये जो राजा था ये करेगा। और ये राजा ना तो किसी के साथ बाहर जाके किसी के साथ संधि कर सकता है, ना किसी के साथ युद्ध में शामिल हो सकता है, ना किसी को खुद बचा सकता है। और इस तरह की इस पे पाबंदियां थी। ये सब काम करने के लिए बीसीसीआई था, बीसीआईसी कहता था कि ये सब काम मैं करूंगा, एक तरह से मजबूर करता था दूसरों को। और बाहर से युद्ध करने वाला भी और कौन था, यही थे। तो अंग्रेज अपने सहयोगी पक्ष का आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सहयोगी पक्ष को भूक्षेत्र पर एक सैनिक टुकड़ी को रखेंगे, और उसको सहयोगी पक्ष इस टुकड़ी का रख रखाव करेगा। और सहयोगी पक्ष ना तो किसी युद्ध से किसी शासक के साथ कोई संधि करेगा, ना किसी के साथ युद्ध में भाग ले सकता है। इस तरह की ये इनकी शर्तें हुआ करती थी। सहयोगी पक्ष जो सहायक संधि थी, इसमें शामिल होने वाले रियासतों के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी राजा है। तो सबसे पहले जो रियासतें थी वो उसमें शामिल हुई, तो इसको हम याद रख सकते हैं एचएमटी शब्द से। एचएमटी में हैदराबाद सबसे पहले आया, और मैसूर और तंजौर बाद में आए। हैदराबाद 1798 में ही इसके साथ आ गए थे नवाब जो थे वहाँ के, और 1799 में मैसूर और तंजौर के राजा भी इनके साथ आ गए थे।
वेलेज़ली के समय में दो महत्वपूर्ण फिर से संधियां या युद्ध चलते रहे। जैसे पहला था चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, वेलेज़ली यहाँ पर जीत गया और मैसूर पर पर कंपनी का राज हुआ। 1803 से लेकर 1805 तक मराठाओं के साथ इनका युद्ध चलता रहा। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध कहा जा सकता है। इसमें बहुत सी संधियां हुई। इसमें 1802 की बेसिन की संधि थी जो वेलेज़ली के साथ हुई। 1803 की देवगांव की संधि थी जो भोसले, जो नागपुर वाले भोसले थे उनके बीच और वेलेज़ली के बीच हुई। 1803 की संधि सरजी और अंजनगांव की संधि हुई, जिसमें हरियाणा को बीसीसीआई को दे दिया गया। और 1803 में ही शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में दिल्ली से मुगलों का राज तकरीबन तकरीबन सा खत्म हो गया। कंपनी पूरी तरह से दिल्ली पर भी छाने लग तैयार थी। 1800 के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें नागरिक सेवा के लिए जो हम 18 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये नागरिक सेवा को उनको जनक बोल दिया गया था। उनके समय में नागरिक सेवा का इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसको बढ़ावा देने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज कहा गया, जो जिसकी स्थापना बंगाल में हुई, कोलकाता में हुई। इसने लॉर्ड विलियम ने अपने आप को लॉर्ड विलियम वेलिजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा। उसके बाद आने वाले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड सर जॉर्ज बोरलो थे। इनके बीच में कुछ नहीं हुआ। इनके बीच में जो बंगाल, जैसे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ऐसे ही मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन ये जब मद्रास के गवर्नर थे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो सर जॉर्ज बोरलो थे, उन 1805 से लेकर 1807 तक। 1806 में चेन्नई मद्रास के अंदर वेल्लोर विद्रोह हुआ। वेल्लोर विद्रोह कब और कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है कि वो मद्रास में हुआ था, 1806 में हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय मद्रास के गवर्नर थे, उसके समय में हुआ। उसके बाद आ जाती हैं लॉर्ड हेस्टिंग। हेस्टिंग का 1813 से लेकर 1823 तक का कार्यकाल रहता है। इनके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट नीति रहती है सर्वोच्चता की नीति, यानी जो पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेंसी की जो नीति थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी बीसीसीआई के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट नीति है। ये क्वेश्चन वो कई बार आ जाता है कि किसके कार्यकाल के अंदर बीसीसीआई ने बीसीआईसी ने सर्वोच्चता की नीति को इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था। पिंडारियों का दमन इनके समय में हुआ। अंग्रेजों व गोरखाओं की संधि हुई, संगोली की संधि जिसे कहा जा सकता है। और यहाँ पर जो 1816 के बीच में हुई थी। इस तरह से हमने इसमें चार गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट सीरीज में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।